to know how equilibrium determine an economy on the basis of an imaginary numerical example. Last day video already we discussed about the determination of equilibrium in an economy on the basis of ADAS approach with the help of diagrammatic presentations. आज हम सभी अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे एडीएस अप्रोच के जरिए ही, जिसमें हम लोग एक इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का हेल्प लेंगे। एग्जाम में कभी कभी आपसे यह क्लियरली नहीं बोला जाता है कि आप किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करें, तो वहाँ तो आप स्वतंत्र होते हैं, आपको जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड से आप इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दे दिया जाता है कि आपको इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिटरमाइन करना है या ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको डिटरमाइन करना है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और वो जुलाई 2019 में आया है। उसके बेसिस पे आज हम लोग इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। ये जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या है, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, यहाँ आपको लगेगा कि ये टर्म ये इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल दे दिया है। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल ये एक नया सा टर्म है। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल क्या है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ऑलरेडी जब लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि ये जो हमारा इफेक्टिव डिमांड जो होता है, इफेक्टिव डिमांड वह पॉइंट होता है जहाँ की एडी और एएस दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। एडी और एएस दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वही जो पॉइंट होता है इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है। तो ये देखिए, कभी कभी आपको इस इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल के प्लेस पे ये भी दे दिया जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एडीएस अप्रोच विद द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा, क्योंकि इफेक्टिव डिमांड वही पॉइंट होता है जहां की एडी और एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और केयरफुल रहना है। केवल आपको यहाँ करना क्या है कि जब ये क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल, तो आप लिखिएगा कि इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इज ए पॉइंट वेयर एडी बिकम्स इक्वल टू एएस। से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एग्जाम में प्रेजेंट करें ताकि हमें 6 में 6 मार्क्स आसानी से मिल जाए। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल को डिफाइन करना होगा। देखिए, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर एक्स ante एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्स ante एग्रीगेट सप्लाई। इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल जो है क्या चीज को बताता है, रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन के उस स्तर को बताता है जहां की हमारा एक्स ante एग्रीगेट डिमांड एडी इक्वल हो जाता है एक्स ante एग्रीगेट सप्लाई के। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम लोगों ने जब एडीएस अप्रोच के बेसिस पे इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए देखा था, तो वहां भी हमने देखा था कि इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर डिटरमाइन होता है जहां की एडी और एएस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो अगर यदि हमने इतना चीज लिख दिया तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो कि 1 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब सेकेंड चीज क्या है, हमको बोला गया है कि इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ एन इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, यानी कि हमें अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को यहाँ दिखाना होगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम लोग इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं। देखिए, यहाँ हमने 4 कॉलम दिखाया है। 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में हमने इनकम को दिखाया है, सेकेंड कॉलम में हमने एग्रीगेट डिमांड को,
थर्ड वाले कॉलम में हमने एग्रीगेट सप्लाई को और फोर्थ वाले कॉलम में ऑब्जर्वेशन को दिखाया है। आप लोग गलती क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इनकम को तो दिखा देते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन जो कि बहुत ईजी है इसको लिखना आप लोग छोड़ देते हैं। ये कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप छोड़ देते हैं तो इसी के चलते आपके हाफ मार्क्स कट होने के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभी एग्जामिनर हाफ मार्क्स कट कर लेते हैं या 1 मार्क्स भी कट कर लेते हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन भी आपको छोड़ना नहीं है, उसे भी लिखना है एकदम जरूरी। तो अब देखिए, चलिए हम लोग इसे जो हमारा एक इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए, बिगिनिंग में जब हमारा नेशनल इनकम 0 के इक्वल है तो उस समय हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, 400 करोड़ रुपीज़ का है। अरे यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा नेशनल इनकम तो 0 है, नेशनल इनकम 0 है तो ये 400 करोड़ रुपीज़ का एग्रीगेट डिमांड क्यों है? ये तो सोचने वाली बात हो गई। हाँ, आप जानते हैं, आप कंजम्पशन फंक्शन पढ़ चुके हैं, आप वहाँ देखे हैं कि C इक्वल टू क्या होता है, A प्लस बी वाई, यानी कि हमारा इनकम 0 होता है तो भी हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। इसलिए हमने यहाँ 0 लेवल इनकम पे भी दिखाया है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है 400 रुपीज़ है। एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ये पॉइंट कि हमारा नेशनल इनकम 0 है फिर भी हमारा एग्रीगेट डिमांड 400 रुपीज़ क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि हम लोग ये जान रहे हैं कि एट द 0 लेवल ऑफ इनकम भी हमारा एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जिसको कि हम लोग करते ही करते हैं। इसलिए यहाँ हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है 400 रुपीज़ के बराबर है। अब देखिए, एग्रीगेट सप्लाई वाले कॉलम में आइए, यहाँ आइए, आप यहाँ देखिए एग्रीगेट सप्लाई वाले कॉलम में भी देखिए, यहाँ जो है AS 0 है। AS 0 होने का मतलब क्या है कि हमने जब AD और AS के बारे में हम लोग पढ़े थे तो वहाँ देखे थे कि AS जो होता है, AS इक्वल टू क्या होता है, C प्लस एस, यानी कि जो भी हमारे इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसका मार्केट वैल्यू जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एग्रीगेट सप्लाई को, यानी कि ये इंटरप्रेन्योर को प्राप्त होने वाला रिसिप्ट होता है। जब इंटरप्रेन्योर कुछ उत्पादन ही नहीं कर रहा है तो उसको रिसिप्ट कहाँ से मिलेगा, रिसिप्ट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ AS हमारा 0 है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि नेशनल इनकम जो होता है क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी इकोनॉमी में अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके बाजार मूल्य का योग जो होता है क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। इसलिए यहाँ नेशनल इनकम हमारा 0 हो गया और नेशनल इनकम जो होता है उसका वैल्यू हमारे एग्रीगेट सप्लाई के वैल्यू के बराबर होता है। तो इसलिए ये वाला कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम और हमारा थर्ड वाला कॉलम हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए ये दो चीज़ तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। जो चीज़ आप फर्स्ट वाले कॉलम में लिखिएगा वही चीज़ आपको AS वाले कॉलम में भी लिखनी होगी। और हमें डाटा ऐसा लेना चाहिए जो कि आसानी से जिसको हम लोग याद रख सकें, रटना नहीं पड़े वैसी डाटा लेनी चाहिए। देखिए, हमने इनकम में 1000 रुपीज़ से इंक्रीज किया है एवरी लेवल पे, और ये देखिए बिगनिंग में जीरो है, फिर 1000, 2000, 3000, 4000 तक हम लोग गए हैं। इसी प्रकार से एग्रीगेट डिमांड में हमने 400 से स्टार्ट करके एवरी स्टेप में हमने अपने एग्रीगेट डिमांड के अमाउंट में 800 रुपीज़ का, कितने का हम लोग यहाँ इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, ये देखिए 800 रुपीज़ का हम लोग इंक्रीजमेंट करते जा रहे हैं। कितना हम लोग बढ़ाए हैं, 800 रुपीज़ बढ़ाए हैं। 800, अब इसमें 800 और बढ़ाएंगे तो 2000, फिर इसमें हमने 800 बढ़ाया 2800, फिर हमने यहाँ 800 बढ़ाया, तो इस प्रकार से 3600, यानी कि एवरी स्टेप में हमने 800 बढ़ाया है। तो ये चीज़ आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो 6 मार्क्स तो आपके 100% फिक्स हो जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इससे इजी 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। यदि आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही इजी है और स्कोरिंग भी है, यहाँ नंबर कट होने के चांसेस बहुत ही कम है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग इस टेबल को समझते हैं 1 बाय 1। 0 रुपीज़ पे हमारा AD 400 है, एग्रीगेट सप्लाई 0 है, यानी कि ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिल रहा है,
ऑब्जर्वेशन हमें मिल रहा है कि AD इज ग्रेटर देन AS। AD जो है क्या है, AS से ग्रेटर देन है। इसी प्रकार से जब हमारा इनकम 1000 रुपीज हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड 1200 रुपीज हो जाता है और इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एग्रीगेट सप्लाई 1000 रुपीज है, फिर हम देख रहे हैं कि हमारा AD जो है AS से क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये जो होगा केस 1 होगा। ये कौन सा स्थिति होगा, केस 1 होगा। केस 1 में क्या होता है कि AD इज ग्रेटर देन AS है, एक केस 1 है। और ये जो स्थिति जो हमें बताती है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम अपने यहाँ अपने राष्ट्र में अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो जो हमारा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होगा वो हमारे ऑप्टिमम लेवल से कम होगा। यानी कि जब स्थिति AD इज ग्रेटर देन AS होता है और हमें ऑप्टिमम लेवल पे, मतलब कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंचना होता है, तो उस स्थिति में हमारे इनकम में क्या होती है, वृद्धि होता है। और हम लोग मतलब अपने जब डायग्राम में हम लोग रहते हैं और देखते हैं कि इक्विलिब्रियम जो एक्स एक्सिस पे हम लोग इनकम को जो दिखाते हैं, तो देखते हैं कि जब एक्सेस डिमांड वाले केस से हम लोग इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं तो राइट साइड में बढ़ते हैं, और राइट साइड में बढ़ते हैं जो ये बताता है कि हमारे इनकम में यहाँ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो और हम लोग इक्विलिब्रियम की ओर मूव करेंगे तो हमारे इनकम में क्या होता है, वृद्धि होता है। एक नंबर में आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि वह कौन सा पॉइंट होता है जहां की हमारे देश की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तो वो पॉइंट जो होता है इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है, जहां की एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो चलिए इस टेबल में वो पॉइंट कौन है, देखिए इस टेबल में हमारा जो पॉइंट है यही हमारा पॉइंट है, जहां की हमारे यहाँ अवेलेबल समस्त रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होने के साथ ही साथ जो भी लेवल ऑफ इनकम का डिटर्मिनेशन हो रहा है वो मैक्सिमम होता है। अब चलिए इसके आगे वाले केस को हम लोग देखते हैं। यानी कि ये जो हो गया, जब हमारा AD और AS इक्वल हो जाता है, ये क्या होता है, केस 2 होता है। ये कौन सी स्थिति होती है, केस 2 में। केस 2 में क्या होता है, AD और AS दोनों इक्वल होते हैं। अब चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे केस 3 की तरफ। केस 3 में क्या है, देखिए हमारी नेशनल इनकम 3000 करोड़ रुपीज है, हमारा एग्रीगेट डिमांड 2800 है, जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है 3000 है। और इस स्थिति में देख रहे हैं कि अब AS हमारा ग्रेटर देन हो जा रहा है। AS क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन हो जा रहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं एक स्टेप, अब हमारा नेशनल इनकम 4000 हो जा रहा है, और इधर देखिए हमारा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, 3600 हो जाता है, और हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो कितना हो जाता है, 4000 रुपीज हो जाता है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग ये दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारी जो AD जो है लेस देन है AS से, यानी कि हमारी जितनी डिमांड है उससे ज्यादा मात्रा में हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। जब ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूसर्स के द्वारा उत्पादन किया जाएगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के सभी माल जो होंगे वो सेल नहीं होंगे, तो उनके पास अनसोल्ड स्टॉक बचने लगेगा। क्या बचने लगेगा, अनसोल्ड स्टॉक रुकने लगेगा। जब उनके पास अनसोल्ड स्टॉक रुकने लगेगा तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में अपने प्रोडक्शन को घटाने लगते हैं। जब नेक्स्ट स्टेज में वो अपने प्रोडक्शन को घटाने लगेंगे तो कई सारे लोगों की रोजगार खत्म होगी और या उनकी इनकम में कमी होगी। इस प्रकार से पुनः हम लोग अपने मूल ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं और अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन हो जाता है। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मार्क कीजिएगा कि जब एक्सेस सप्लाई की इकोनॉमी में स्थिति होती है तो उस समय हम इक्विलिब्रियम को जब अचीव करना चाहते हैं तो उस समय हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय आय में कमी होती है। लेकिन जब एक्सेस डिमांड की स्थिति होती है
और हम इक्विलिब्रियम की ओर पहुंचना चाहते हैं तो उस समय हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या चीज? दो चीजें आप जरूर याद रखेंगे। भले ही ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना नहीं है, लेकिन आप इसे जरूर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन से हम लोग इक्विलिब्रियम की ओर मूव कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में हमारे देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। क्यों देश के हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है? देखिए, इसका रीजन ये होता है कि जब एडी हमारा क्या है, ग्रेटर देन है एएस से। एडी क्या है हमारा? ग्रेटर देन है, यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ होगा। एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा प्रोड्यूसर्स को। तो अन्य सारे जो प्रोड्यूसर्स होंगे, अदर प्रोड्यूसर्स होंगे, जैसे कि अभी 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 आप अभी का सिचुएशन देखिए, कोविड के सिचुएशन देखिए। अभी वर्तमान समय में आप मार्केट में जाइएगा तो सेल फोन और जो हमारा लैपटॉप है, इनकी डिमांड बढ़ गई है ऑनलाइन क्लासेज होने के चलते। तो कई सारे जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो सोच रहे हैं कि हम लोग भी क्या करें, लैपटॉप या सेल फोन का प्रोडक्शन स्टार्ट करें। या हैंड सैनिटाइजर को आप ले लीजिए। पहले मार्केट में आज जितनी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल है, उतनी मात्रा में पहले हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल रहता था? नहीं रहता था। लेकिन इसकी डिमांड बढ़ने के कारण, डिमांड ज़्यादा होने के कारण कई सारी कंपनियां आई और हैंड सैनिटाइजर और मास्क के प्रोडक्शन में अपने आप को लगा दी। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत लार्ज स्केल पे हैंड सैनिटाइजर या मास्क भी अवेलेबल हो गया। यानी कि अगर ये स्थिति अगर हमारे पूरे प्रोडक्ट्स जो उत्पादन क्षेत्र है उसमें अगर लागू हो जाए, तो यानी कि बहुत सारे लोगों को हम रोजगार देने की स्थिति में हो जाएंगे। और जब बहुत सारे लोगों को रोजगार देने लगेंगे तो हमारा देश का नेशनल इनकम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हमारे देश का नेशनल इनकम क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन जब एस ग्रेटर देन होता है, सप्लाई ज्यादा होता है, उस स्थिति में हमारी देश की नेशनल इनकम, हम लोग जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो उस समय हमारे देश की नेशनल इनकम जो होती है डिक्रीज होती है। इसको आप लोग डायग्राम में देखिएगा। चलिए, इसी को आप लोग कैसे, अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कैसे इसको हम लोग लिखेंगे कि हमें 6 में 6 मार्क्स पूरी की पूरी तरह से मिल जाए। देखिए, फर्स्ट केस 1 को, केस 1 कब है? एट y इक्वल टू 0। केस 1 जो हम लोग ले रहे हैं तो उस समय y हमारा क्या है? 0 है। एंड y इक्वल टू 1000, y इक्वल टू 1000। इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है? यानी कि एक हम लोग यहाँ y जो लिखे हुए हैं, एस को लिखे हुए हैं, ये हम एडी को लिखे हुए हैं। ये हमारा केस 1 जो है, एक हमारा एट y इक्वल टू 0 पॉइंट पे है और एक जो है y इक्वल टू 1000 पॉइंट पे है। इस स्थिति में देखिए AD जो है, यहाँ देखिए AD जो है ग्रेटर देन है A से, ठीक है। दिस काजेज अनप्लान डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। इसका कारण क्या होता है? इसका रीजन क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? अनप्लान डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज में डिक्रीज होगा, इंड्यूसिंग प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। और प्रोड्यूसर्स जो होंगे अपने उत्पादन को बढ़ाना शुरू कर देंगे। चलिए, अब केस 2 को हम लोग देखते हैं। केस 2 में क्या होता है? देखिए, केस 2 एट y इक्वल टू 2000। केस 2 उस समय स्टार्ट होता है जब इनकम हमारा 2000 रुपये होता है। इस समय एडी और एस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। और दिस कीप्स द इन्वेंट्री लेवल अनचेंज। यहाँ इन्वेंट्री लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, हम लोग केस 3 को देखते हैं। केस 3 में क्या होता है? एट y इक्वल टू 3000। इस समय इनकम हमारा 3000 होता है और 4000 भी। 2 पॉइंट हम लोग इसमें लिए हैं, y इक्वल टू 3000 एंड y इक्वल टू 4000 जब है तो उस समय हमारा एस जो है ग्रेटर देन है किससे? एडी से। दिस काउजेज अनप्लान, क्या होगा? अनप्लान जो हमारा ये होता है वो ग्रेटर देन होता है। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास, प्रोड्यूसर्स के पास जो अनसोल्ड स्टॉक जमा होने लगता है
वो धीरे धीरे अपने अनसोल्ड स्टॉक्स को क्या करने लगते हैं, इंड्यूस करने लगते हैं और प्रोड्यूसर्स अपने प्रोडक्शन को लेस करने लगते हैं। इस प्रकार से पुनः हम लोग अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि किस प्रकार से हम लोग एक अर्थव्यवस्था में एक इमेजिनरी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये क्वेश्चन यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप लोग 100% इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे और केवल जो यहाँ लिखा हुआ है उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे। ये मैं जो समझाया हूँ इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि किसी पॉइंट पे आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही हो, कहीं कुछ नहीं समझ में आया हो, तो उसे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करेंगे या मुझसे पूछेंगे। कहीं और कोई दिक्कत हो तो उसे भी आप लोग ज़रूर बोलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जो कि आया हुआ है क्वेश्चन है, और उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग अब इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को हम लोग डिस्कस अभी नहीं किए हैं, इसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें ताकि हमें भी और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।